एक और आवाज चेक कीजिएगा क्या आ रही है क्या। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो आज के करंट अफेयर्स पढ़ने में बिल्कुल सही है। आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ने और पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, जैसा कि आज जो अपन करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके आंसर देंगे, ठीक है। और बाद में जब इसका लिंक आए प्लीज अपने स्टेटस पे लगाइए। हो सकता है किसी का तो भला हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस देश के किसी कोने में पुखराज शर्मा बैठा होगा जो यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन वो कम से कम अपने सर को देख तो सकता है, उनकी आवाज तो सुन सकता है। तो कहाँ दिक्कत है, एक स्टेटस को केवल यूं लेके यूं ही तो लगाना है। मैं बता रहा हूं, बहुत अपन किसी का भला नहीं, भाई अपने हाथ से भला नहीं हो रहा है, ये तो भला कर सकते ना, इसमें कहाँ समय लगता है। और जो चीज आपको लगे कि ये चीजें सब चेंजेस हुई है, आप उसको तुरंत मुझे भेजो। आपको लगना आपको अटॉर्नी जनरल पढ़ना है, आप मुझे बोलिए अटॉर्नी जनरल पढ़ाइए सर आज की क्लास में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आज की क्लास में अटॉर्नी जनरल होगा। एक भैया ने मुझे कहा सर अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उसको मैंने सिंपल सा एक ही आंसर दिया, भैया यहीं बैठा है, उससे पूछना कितना इजी आंसर दिया। मैंने कहा यार आर्टिकल 76 जो होता है ना, 76, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग होता है, आज पढ़ाएंगे वो होता क्या। और मैंने सिंपल सा आंसर दिया, बेटा अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है वकील। क्या होता है, वकील, केंद्र सरकार का वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो वकील होता है ना, वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसने कहा सर कैसे, मैंने कहा सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने केस ठोक दिया, और कई बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे कर देती है, सेंट्रल के ऊपर या इंडिविजुअल कर देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर देता है, कोई भी कर देता है, तो भारत सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके बोलेगा तो सही, वो वकील क्या कहलाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बताइए उसको कितनी जल्दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद हो गया। सर होता क्या है, मैंने कहा यदि कभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता ना, जैसे वो बिजी है या किसी काम में उसके पास केस ज्यादा हो गए, तो इसके नीचे एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये बाद में बनाई गई, इसलिए इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होता है। तो क्वेश्चन कई बार यही आता है कि इनमें से कौन सी पोस्ट सॉलिसिटर, इनमें से कौन सी पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो आंख बंद करके आप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दीजिए। कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का असिस्टेंट होता है, और वो बाद में बना, पहले बना ही नहीं। जब बाद में बनती कोई चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती क्या, नहीं कहलाती है। डाउट क्लियर है, आज इसको अपन डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले एक रेस्ट इन पीस देखते हैं, ठीक है ना। एक अच्छी हीरोइन का जो है कल उम्र लेने के बाद इंतकाल हो गया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा, ये मैम जो नजर आ रही है बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री है। और आप में से जो हम कह सकते हैं कि पुरानी पिक्चर देखते हैं, जिसको कह सकते हैं कि पारिवारिक फिल्म जो कि हमारे देश से जुड़ी मूवी है, वो एक ही डायरेक्टर देते थे, सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे का हम कह सकते हैं एक मूवी है, उस मूवी का नाम है पाथेर पंचाली। क्या नाम है, पाथेर पंचाली। अलर्ट है ना, पहला क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो ये पाथेर पंचाली करके एक मूवी है। ये मूवी देखा जाए तो एक हम कह सकते हैं कि पारिवारिक कहानी ऊपर है, भारत के ऊपर है। और इसकी ये जो हीरोइन जो बचपन में बाल कलाकार का रोल प्ले करा, अभी वर्तमान में ऐसे दिखती थी मैम, कल इनका इंतकाल हो गया है, रेस्ट इन पीस। आपका नाम है उमा दास गुप्ता। अब दास गुप्ता आती है बंगाली, ऑब्वियसली उमा दास बनर्जी भट्टाचार्य, ये सब के सब कौन होते हैं आपके, अधिकतर बंगाली। तो उमा दास गुप्ता का जो कहते हैं कि इन्होंने रोल प्ले करा था दुर्गा का, ये जो नाम दिखा रखा ना दुर्गा का है, ये सत्यजीत रे जाने माने सिनेमैटिक थे। और इनकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था पाथेर पंचाली। ये इसके अंदर रोल प्ले करा था, 85 साल की एज में आपका जो है वो स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि आप जानी मानी बंगाली, ये क्वेश्चन लगेगा, आप जानी मानी बंगाली हीरोइन थी, ठीक है। और कहते हैं कि आपने अप्पू की एल्डर सिस्टर का रोल प्ले करा था इस मूवी में। जो मेन हीरो है वो अप्पू है, और अप्पू की बड़ी बहन कौन है, दुर्गा। और जो अप्पू, जो दुर्गा जी है ना, उस दुर्गा में रोल कौन थी, उमा दास गुप्ता। तो ये तो यहाँ तो अप्पू नजर आ रहे हैं, यहाँ दुर्गा बहन इनके एल्डर ब्रदर सिस्टर नजर आ रही है, और रोल प्ले करने वाली कौन है, उमा दास गुप्ता। एक आइकॉनिक फिल्म थी, देखिएगा जब ये शब्द लगता है तो ऐसी आइकॉनिक मूवी जो किसी उपन्यास के ऊपर आधारित थी, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित, तो आइकॉनिक फिल्म थी। और ये आइकॉनिक उपन्यास था जिसका नाम था पाथेर पंचाली। मेरा क्वेश्चन आपसे, पाथेर पंचाली नामक किताब के लेखक कौन थे,
जाने माने बंगाल के एक लेखक थे। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर नंबर 1, वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय नंबर 2, ठीक है ना, और भी नंबर 3 और नंबर 4। मैंने कुछ दिनों पहले इसके बारे में डिटेल पढ़ाया था आपको, और ये एसएससी का क्वेश्चन था। एसएससी 2021 का क्वेश्चन था। पाथेर पंचाली नामक किताब के लेखक कौन? जो आता है, जो भी आपका दिल में, आप लिख सकते हैं, लिखिएगा जरूर। अभी कुछ दिनों पहले जिन्होंने मेरी यूट्यूब देखी है, जो रैंडमली बैठते हैं, उनको मैंने पाथेर पंचाली बताया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे याद है जिसमें मैंने मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया था, कुछ मुंशी प्रेमचंद की किताबों के बारे में पढ़ाया था, उसमें पाथेर पंचाली बताया था। उस मूवी की ये हीरोइन एक्सपायर हो गई, जिसका नाम है उमादास गुप्ता। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये आएगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। लेखक कौन थे? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। उसमें ऑप्शन में देखना, रविंद्रनाथ जी टैगोर डाल देंगे, बंकिम चंद्र जी चटर्जी डाल देंगे, एक और बंगाली डाल देंगे, और राइट आंसर इसका क्या होगा? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अब पहले देखिए, ये पाथेर पंचाली है क्या? कहते हैं इंडिया की ग्रेटेस्ट मूवी है, जिसका नाम पाथेर पंचाली है, जिसके डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे, ठीक है ना। और ये सत्यजीत रे यहां नजर आ रहे हैं डायरेक्टर, और इसके लेखक यहां नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाल ही के अंदर पाथेर पंचाली की अभिनेत्री का निधन हो गया, जिसका नाम डैश दास गुप्ता था। क्या करके हो गया दास गुप्ता का? उमा दास गुप्ता। इन्होंने पाथेर पंचाली मूवी में अप्पू की बड़ी बहन डैश का रोल प्ले करा था, दुर्गा। इसका रोल प्ले करा दुर्गा। पाथेर पंचाली कौन सी भाषा का साहित्य है? बंगाली। पाथेर पंचाली साहित्य के साहित्यकार का क्या नाम है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, साहित्यकार। पाथेर पंचाली मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है? सत्यजीत रे। अब आपके सब क्वेश्चन क्या हो गए? क्लियर। क्लियर है क्या? तो ये बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री जो थी, उसका निधन हुआ है, एक शोक की लहर है लगभग। तो लगने लायक क्वेश्चन है रिप का। तो क्वेश्चन आएगा अभी हाल ही के अंदर जो उमा दास गुप्ता का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? बंगाली अभिनेत्री। क्या करके आना? बंगाली अभिनेत्री। और बेस्ट मूवी पाथेर पंचाली, और इसके लेखक जरूर करके आना विभूति भूषण बंदोपाध्याय, और मूवी के डायरेक्टर आ जाए तो सत्यजीत रे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइंड ब्लोइंग। रोपवे नजर आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? यस। रोपवे जब भी नजर आ जाए, ध्यान से सुनना, और जब भी यहां पर जीसस क्राइस्ट नजर आ जाए ऊपर, तो वो एक ही सिटी हो सकती है, रियो डी जेनेरो। जीसस क्राइस्ट जो हैंगिंग करते हुए नजर आते हैं ना, बिल्कुल, और इस तरह से रोपवे आ जाए, ये ब्राजील का जाना माना पुराना कैपिटल है, रियो डी जेनेरो। और अभी तो वहां पे हमारे पीएम साहब है, क्योंकि हमारे पीएम साहब अपनी विदेश यात्रा करने के बाद, किस देश की विदेश यात्रा करने के बाद ब्राजील पहुंचे? ये मेरा क्वेश्चन। राइट है माय डियर, वो वहां लिखने का होता है। यदि वहां लिखते तो आप ही ये जीतते, क्योंकि एनीवन वॉच यू, टाइम रहता है वहां डल जाता पुखराज से, तो कोई देख रहा है जो आपको वॉच आउट कर रहा है, तो आप जीतने के लायक होते। आपने नाइजीरिया बोल के अपना ऑप्शन खो दिया। यहाँ तो साइलेंट सुनना है। क्वेश्चन ये आता है, हमारे पीएम साहब किस देश की राजकीय यात्रा करने के पश्चात G20 सम्मेलन में शिरकत हुए? तो आंसर होता है नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है? आबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है? आबूजा। तो ये जो नजर आ रहा है, ये रियो डी जेनेरो है, जो ब्राजील की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान राजधानी ब्राजील की ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया। मेरा क्वेश्चन आपसे, ब्राजील के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन? ब्राजील के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रियो डी जेनेरियो में तो ये 18 और 19 नवंबर 2024 को G20 का समिट जो है वो हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे, ब्राजील के अभी वर्तमान में पीएम प्रेसिडेंट जो भी XYZ कौन है? मैं हिंट दे सकता हूं, कुछ इनका नाम श्रीलंका के खिलाड़ी से मिलता जुलता है। लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा। डी सिल्वा शब्द श्रीलंका के खिलाड़ियों से मिलता जुलता था, क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा, नाम सुना होगा आपने, तो उससे मिलता जुलता है लूला डी सिल्वा। और लूला डी सिल्वा कहां के हैं? ब्राजील के। और ब्राजील में G20 का समिट हो रहा है।
पहले यहाँ पे आपको G20 को जानना जरूरी है। G20 है क्या? तो पहले G20 को देखेंगे, G20 है क्या। ये G20 का ब्राजील का जो अभी समिट हो रहा है उसका लोगो है। उसका क्या है? लोगो। इस लोगो के अंदर इसकी थीम भी है और ये थीम अधिकतर पूछी जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। ये इस साल की थीम है G20 ब्राजील की। आगे बिल्डिंग लेना है, पीछे प्लैनेट लेना, और कुछ भी याद नहीं करना। आप मेरी तरफ से याद कीजिए, जल्दी याद होता है। मैं ब्राजील गया G20 की समिट में, मेरा बीपी हाई हो गया। बिल्डिंग में बीपी क्या हो गया? हाई। तो बी से बिल्डिंग और पी से प्लैनेट, हम प्लैनेट में रहते हैं, उसका नाम क्या है? अर्थ। और वहां पे बहुत सारी क्या है? बिल्डिंग। तो आगे बिल्डिंग आएगा, पीछे क्या आएगा? प्लैनेट। उसको राइट करके आ जाना, बिल्कुल सही जाएगा। ये G20 की जो है समिट जो ब्राजील में हो रही है उसकी थीम है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्राजील के अंदर गए हैं सर, साथ में एस जयशंकर सर बैठे हुए हैं। साथ में इनकी मुलाकात इटली की पीएम से हुई है। इटली की पीएम कौन है? मेलोनी, राइट है। इटली की मेंबर कौन है? मेलोनी। ध्यान से सुनिएगा, ब्राजील G20 लीडर समिट शेड्यूल नवंबर 18-19 2024 के दिन हो रहा है, रियो डी जेनेरियो के अंदर हो रहा है। 19 देशों के मेंबर, 19 देशों के मेंबर साथ में। दिस इज माय क्वेश्चन। पहली बार जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। ईयू तो पहले ही था, ये क्वेश्चन आएगा। इस बार G20 में शामिल, अब G21 हो गया। ये पहले G20 था 19+1, और अब कैप्टन कूल की ट्रिक है 19+1+1। 19 तो देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ा है। वो कहेगा अभी हाल ही के अंदर ब्राजील G20 समिट में जुड़ने वाला संगठन कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। अब टोटल कितने संगठन इसमें जुड़े हुए हैं? 2। अफ्रीकन यूनियन से पहले कौन जुड़ा था? यूरोपियन यूनियन। और उसके अलावा 19 देश। कितने देश? 19 देश। तो ये ब्राजील का इसमें बताया गया। क्वेश्चन यही है, देखिएगा पीएम मोदी साहब गए, यहाँ पे आपको ये 20 के 19 देश नजर आ रहे हैं और 2 बड़े संस्था के झंडे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। यदि आप देखें, इसको G20 बोलते थे, अब G21 कहलाएगा। मैंने यहाँ लिखा है, देखिएगा 21वां मेंबर। एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है वो 21वां मेंबर जोड़ा गया है ऑफिशियली, पहली बार, करंटली ऑफिशियली पहली बार। ये इस बार जो G20 हो रहा है कहां पे? ब्राजीलिया में, सॉरी रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया है, लेकिन हो रहा है कहां? रियो डी जेनेरियो। उसमें अफ्रीकन यूनियन के हेड भी शामिल हुए। तो अब कितने हो गए इसमें? 21। कितने हो गए? 21। कहलाएगा तो G20, लेकिन 19 प्लस कितने हो जाएंगे? 2। पहले G20 को आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें से मिल जाएंगे विद ट्रिक। G20 की स्थापना, परमानेंट क्वेश्चन था, 26 सितंबर 1999। तो 26 सितंबर 1999 के दिन G20 बना था। G7, G20, G77, ये आपको याद होना चाहिए। G77 जो होता है वो डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप होता है। G7 जो होता है वो डेवलप का होता है। G20 में डेवलप भी आते हैं और डेवलपिंग भी आते हैं। जो अब 19+1+1 स्थापना हुई है 1999 के दिन, 26 सितंबर के दिन। ये इसकी कंट्री के नेशनल फ्लैग है। इनको याद करने का तरीका मैंने आपसे कहा था, एक ट्रिक है। गुरुजी, सीता अब FCI SSC में जॉब करती है। यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आप G20 के सभी कंट्री याद कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि G20 को आप चाहें तो फार्मूला बेस्ट ऐसे कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूं, जल्दी याद होता है। इधर देखो, G20 इज इक्वल टू, पहले ब्रिक्स देश ले लो। कौन से देश ले लो? ब्रिक्स। फिर इसमें कर लो G7। उसके बाद में क्वाड कंट्री कर लो। कौन सी कर लो? क्वाड कंट्री। लगभग ये भी क्लियर हो जाता है। इसमें भी काफी कंट्री पहले एलिमिनेटेड हो जाती है। जैसे आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, G7 की भी हमने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है? वो उसको हमने थोड़ा एक अमेंडमेंट करा है। पहले मैं वहां चल जाता हूं ताकि वापस यहां आ जाऊं, ताकि आपको पता रहे। ये रहा, थोड़ा इसमें मैंने अमेंडमेंट करा है G7 में। G7 की मेंबर कंट्री याद करने की ट्रिक होती है GF का जूस। सुन रहे? जूस की दुकान के ऊपर बैठे होंगे GF के साथ, ठीक है ना? और साथ साथ बैठे थे, G7 यानी 7, साथ साथ बैठे होंगे GF के साथ। तो उसने जूस का ऑर्डर दे दिया, तो हमने लिख दिया GF का जूस। क्या करा? GF का जूस। ये चेंजेस करा। G रेफर फॉर जर्मनी, F रेफर फॉर फ्रांस, J रेफर फॉर जापान, U रेफर फॉर USA, I रेफर फॉर इटली,
C refer for Canada and E refer for England. Captain Cool always 7+7. ठीक है ना, हो जाएगा क्या यार, पक्का भाई। आप इंग्लैंड की जगह यूके भी कर सकते हो, चल जाएगा, यूके भी चल जाएगा। जैसे पहली वाली अपनी ट्रिक जो थी वही थी GICFU2G। ये तो उसके लिए होता है जब आपको सबमिट याद करने, क्या याद करने, सबमिट, तो इससे सबमिट निकल जाते हैं। और वैसे यदि जल्दबाजी में GICFU2G याद नहीं होता है तो मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ GF का जूस जल्दी याद होता है, वो ई इंग्लैंड कर देना, बस खत्म कहानी। बाकी तो वो क्यों ही हो रहा है ना। अरे जी किसको कर रहा है, जर्मनी। एफ किसको कर रहा है, फ्रांस। जे किसको कर रहा है, जापान। यू किसको कर रहा है, USA। आई किसको कर रहा है, इटली। सी किसको कर रहा है, कनाडा। और वहां यू अपना US यूके कर रहा था, या ई किसको कर रहा है, इंग्लैंड। हम जानते हैं इन सबकी राजधानी आपको याद है, एक बार बताएं प्लीज। मैं चुप हूं, लिखते प्लीज लिखते जाए। जर्मनी की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, जापान की, USA की, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, इटली की, कनाडा की और इंग्लैंड की। आप इसको लिखिएगा फटाफट, नो नीड टू सी हेयर एंड देयर। दूसरा क्या लिख रखा है, हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। जो आए दिल से आए, सच्चे दिल से। आपकी गलत जाएगी, मैं सही करूंगा, ठीक है। ये G7 की हमने ट्रिक जो है वो लिखी है, नहीं चेंज करिए। GF का जूस जल्दी याद होता है, ठीक है। साथ साथ आशा करता हूं पहला मैं धीरे धीरे एक्सपोज करूंगा तो आपका आंसर आपको मिलते जाएंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस। आप अगले लिखते जाएं प्लीज। जापान की राजधानी टोक्यो, USA की राजधानी वॉशिंगटन DC, लिख ली होगी आपने यहां तक तो। इटली की राजधानी रोम, कनाडा की राजधानी ओटावा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। अपन इसको यूके मान के चल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगी, लंदन। आशा कर रहा हूं यहां पे जितने बैठे हैं भैया लगभग सबका सही गया होगा आंसर। ये तो इजी थे, ये तो सब क्या थे, इजी। इस बार G7 देखो, G20 पे वापस जा रहा हूं मैं, जो कहां चल रहा है अभी, रियो डी जेनेरियो, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 के दिन हुई और इसकी स्थापना कब हुई, 15 नवंबर 1975। दोनों में अंतर देखना, दोनों में याद करने का तरीका है, 24 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 24 घंटे का अंतर है। G7 G20 में 24 घंटे जल्दी याद होते हैं, क्योंकि 1975 तो क्वार्टर है नहीं है, थर्ड क्वार्टर है या नहीं है, अरे 3/4 है ना, तो 1975 तो वैसे याद हो गया ना। अब 1975 में 24 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 1999। और एक चीज क्वालिटी देखिए, एक सितंबर का और एक क्या है, नवंबर का। एक 27 सितंबर है और एक 15 नवंबर। 15 नवंबर 1975 के दिन किसकी स्थापना हुई थी, G7 की। 27 सितंबर 1999 के दिन किसकी स्थापना हुई थी, हाँ उस दिन किसकी स्थापना हुई थी, G20 की। राइट करें, 1999 सितंबर में किसकी स्थापना हुई थी, G20 की, हाँ 26। और 15 नवंबर के दिन किसकी स्थापना हुई थी, G7 की। डाउट क्लियर है। इसमें 7 देश है, उसमें 19 + 1 + 1, 19 देश, एक आपका यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन इस साल ही शामिल हुआ है। अच्छा, इसका 2024 का समिट इटली में हुआ और इटली की जगह का नाम था आपुलिया। जगह का क्या नाम था, आपुलिया। और इसकी मेजबानी जो करी थी वो मेलोनी ने करी थी। वहां की PM साहिबा कौन है, मेलोनी। तो उन्होंने इसकी मेजबानी करी थी। ध्यान रखना, G7 G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई इसका चेयरमैन नहीं होता है। जो देश इसकी समिट को होस्टिंग करता है वो उस साल के लिए उसका हेडक्वार्टर बन जाता है, और उसका जो PM और प्रेसिडेंट है वो उसका क्या बन जाता है, हेड। जैसे पिछली बार G20 भारत में हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका हेडक्वार्टर बना था भारत और उसके हेड बने थे नरेंद्र जी मोदी। जैसे कि अभी ब्राजील के अंदर डिसिल्वा सर, लूला डिसिल्वा सर G20 के कौन है, हेड। और ब्राजील की जो रियो डी जेनेरियो है उसको क्या माना जाएगा, उसका हेडक्वार्टर, जबकि कोई हेडक्वार्टर होता ही नहीं है। एक 99 का है, एक 75 का है, एक में 7 देश है, एक में 19 देश है। और जो 19 देश है उसके अंदर 2 संगठन भी है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन। और ये इटली में हुआ, कहां हुआ, इटली, 2024 में। मेरा क्वेश्चन, इस समिट का एडिशन नंबर कौन सा था, कौन सा एडिशन, 75 से लोगे तो 50, 75 से लोगे तो 50 हो गए ना पूरे।
कितने हो गए? 49 नहीं माना जाएगा, 25 का भी तो माना जाएगा। तो 50 क्लियर। और अगला जो 2025 में हो रहा है, ये रहा कनाडा। कहां हो रहा है? कनाडा। हाँ, फोटो भी अभी तो देखने लायक होगी ना दोनों की। जानते हो ना अभी इंडिया कनाडा के क्या है? 36 का आंकड़ा है या नहीं है? हाँ, 36 का आंकड़ा है। तो दोनों की मुलाकात अगली बार 2025 में कहां होगी? G7 की मीटिंग में। हालांकि इंडिया G7 में नहीं आता है, फिर भी इंडिया को एज ए गेस्ट मेंबर के रूप में बुलाया जाता है। और हमारे पीएम साहब हर जगह शिरकत करते हैं। तो G7 का कनाडा समिट हो रहा है, और नाम पूछेगा अल्बर्टा। जगह कौन सी आएगी? अल्बर्टा। वो आपुलिया, और ये क्या आएगा? अल्बर्टा। इस चीज को ध्यान देना। 50 और 51, 50 और 51। डाउट क्लियर है G7? वापस बैक आ जाऊं मैं? यदि बैक आ जाता तो अब मेरे को पढ़ने में और आपको पढ़ाने में क्या आएगा? दोनों को उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो? अब आप मुझे पढ़ाएंगे, देखना कैसे। चलिए करिए। यहाँ 26 सितंबर 1999 था, वहां क्या था जी? 15 नवंबर 1975। वो G7 था। और ये क्या है? G20। अब उसकी ट्रिक हमने ली थी GF जूस, GF का जूस। और समिट याद करने के लिए GICF U2G। और इसकी ट्रिक हमने जो लिए वो एक तो ये लिए, और दूसरी लिए गुरुजी देखेंगे। पहले ब्रिक्स कंट्री चार्ट ले, पहले ये कर लेते हैं। बी किसको रेफर कर रहा है बताइए? क्या यहाँ पे ब्राजील आपको नजर आ रहा है क्या? सर ये रहा ब्राजील। पहले ब्रिक्स को रेड से कर लेते हैं। आर क्या आ रहा है? रशिया। अब आप एक काम करें, ब्राजील की राजधानी बोलते हैं यार, तो मुझे मजा आएगा। ब्राजील की राजधानी बोलो। ब्राजीलिया। अब मैं बोल रहा हूं आर रशिया, रशिया की राजधानी बोले मॉस्को। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। आई इंडिया, इंडिया की राजधानी बोले बहुत बढ़िया। सी चाइना, चाइना की राजधानी बोले बीजिंग। ठीक है। एस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तीनों राजधानी बोले केप टाउन। लिख दे, केप टाउन, प्रिटोरिया और बोलम फैंटन। बोलम फैंटन। रैंड नाम की करेंसी, करेंसी कौन सी है? रैंड। रामफोसा कौन है यहाँ के? सिरिल रामफोसा, याद होना चाहिए। ठीक है, बताइए ब्रिक्स कंप्लीट हो गया क्या? श्योर। अब ब्रिक्स के बाद अपन कलर चेंज करके यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं और उसमें यूज करते हैं G7 को। और गुरुजी G7 अभी अभी आपने बताया GF जूस। जी किसको रेफर कर रहा है? अब जर्मनी की राजधानी खुद बोले वापस, बर्लिन। एफ किसको रेफर कर रहा है? फ्रांस, फ्रांस की राजधानी बोले, फ्रांस की राजधानी बोले पेरिस। जे किसको रेफर कर रहा है? जापान की राजधानी बोले टोक्यो। ठीक है ना। यू किसको रेफर कर रहा है? यूएसए, यूएसए की राजधानी बोले वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ए किसको रेफर कर रहा है? क्या था उसमें? नहीं, सी। सी किसको कर रहा है? कनाडा। पहले कनाडा कर ले सी, हाँ फिर आई भी आएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। आई किसको कर रहा है? इटली, जहां पे समिट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? समिट, आपुलिया। और अगली बार कनाडा में होगा सर, अल्बर्टा। कहां होगा? अल्बर्टा। 2025 और ये 2024, दोनों राइट हो गए ना सर? यहाँ आप 2024 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो? 2025 लिख दो, और ये G7 कर दो, ये G7 कर दो, हमें दोनों याद हो गए। क्योंकि अधिकतर तो दो ही पूछेगा ना, या तो करंट पूछेगा या प्रोस्पेक्टिव पूछेगा। तो सर ये तो आपका GF का जूस कंप्लीट। ई यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड को आपने क्या लिखा? यूके। सर ये रहा यूके की राजधानी, क्या लिखोगे? लंदन। बताइए कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यानी इसमें G7 आता है, ब्रिक्स आता है। अब चलते क्वाड कंट्री। कौन सी कंट्री? क्वाड कंट्री। ये क्वाड कंट्री के अंदर जो होता है वो आता है यूएसए। तो यूएसए तो ऑलरेडी है सर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मिस्टर एंथनी, मिस्टर एंथनी। और अंडर 16 की सभी सोशल मीडिया क्या कर दी? बैन। याद है ना अपन को? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एकमात्र कॉन्टिनेंट और कंट्री, एकमात्र कॉन्टिनेंट और कंट्री। कंगारू, क्या बोलते हैं इनको? कंगारू। ओके, तो ये क्वाड कंट्री में दो तो हो गई। हाँ, नाउ इंडिया एंड नाउ जापान, ये क्वाड कंट्री कहलाती है। अब बताइए आपकी नॉलेज बढ़ी या घटी? बढ़ी। और क्वाड कंट्री के द्वारा, मेरा क्वेश्चन देखते कौन सही देता है। क्वाड कंट्री के द्वारा चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज क्वाड देश मिलकर करते हैं? क्वाड देशों की सेनाओं के द्वारा संयुक्त कहलाता है, ज्वाइंट।
4 देश मिलकर करते हैं। वो चीन के साउथ चाइना सी में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, जिससे चाइना डरता है, और उस एक्सरसाइज को किस नाम से जानते हैं? हिंट दे सकता हूं, हिंट दे सकता हूं। हिंट ये है, भारत का जो ईस्ट कोस्ट है, उधर का तटीय क्षेत्र को हम उस नाम से जानते हैं, जो कोंकण के नीचे आता है, बिल्कुल कोंकण के नीचे आता है। एक एरिया कोंकण कहलाता है। यस राइट, मालाबार। कोंकण के नीचे क्या आता है? मालाबार। तो उस एक्सरसाइज को मालाबार बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, क्वाड कंट्रियों के द्वारा किए गए मिलिट्री एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार। या मालाबार किन 4 देशों के मध्य एक्सरसाइज किया जाता है? तो आप अमेरिका, जापान, इंडिया और यूएसए करके आ जाना, बिल्कुल सही जाएगा। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। चलिए, तो सर क्वाड कंट्री हो गई, ब्रिक्स हो गई, G7 हो गई, है ना। और सर वो आपकी जो ट्रिक है वो भी एक बार बता दे। ये रहा, इधर देखो, बोलो गुरु जी। यहां तक क्लियर कर लिया? सीता अब SSC FCI, ठीक है ना, SSC FCI में जॉब करती है। और ये जो हिंदी लिख रखा ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस वहां तक ही है। क्योंकि आपको पता है 6 के 3 लिखे ना सर ने, तो 6 3 कितने होते हैं? 18, और 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 19। और +1 और +1 तो आप जानते हो ना, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। एक बार इसमें से सर वो आपका जो शब्द है GF जूस, वो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो ना सर। ये तो हो गया आपकी G, समझो क्या आप? ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका J, क्लियर है क्या? ये सर आपका U, ये आपका I, ये आपका C, और ये सर आपका E, है ना। हाँ, E को अपन यूके मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां इंग्लैंड है और इसको क्या बता रहे हैं? यूके, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। क्लियर हो गया क्या सर? फिर ब्रिक्स देशों वाले के भी तो एलिमिनेट कर सकते हो इसमें से, कर लो इसको, ब्रिक्स देशों को भी, वो तो कर रखे ना आपने। ब्रिक्स देशों को कर लो, बोलो ब्राजील, रशिया, इटली हुआ बेटा, वो इटली हुआ है। इंडिया में, इंडिया, चाइना, वो कनाडा हुआ था इसलिए ये चाइना है, एंड साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गए? अब देखो कौन कौन एलिमिनेटेड हो गए, देखो देखते जाओ इनमें से। सर हो गया एलिमिनेटेड, सर हो गया एलिमिनेटेड, सर हो गया एलिमिनेटेड, सर हो गया एलिमिनेटेड, सर जर्मनी भी हो गया एलिमिनेटेड, सर इंडिया भी हो गया, ब्रिक्स में आ गया ना। उसके बाद में सर इटली भी एलिमिनेटेड हो गया, जापान भी हो गया सर, उसके बाद रशिया भी एलिमिनेटेड हो गया, साउथ अफ्रीका भी एलिमिनेटेड हो गया सर, यूके भी एलिमिनेटेड हो गया सर, यूएस भी एलिमिनेटेड हो गया। क्लियर है क्या? ये तो सर एलिमिनेटेड हो गया ना। और क्वाड कंट्री से सर आपका ऑस्ट्रेलिया, और सर इसमें भी गोला कर दीजिए एक के। क्लियर हो गया क्या? अब जो बच्चे हैं वही रह गए, आप खुद देख लीजिए। अब जो बच्चे क्या रह गए? सर ये तो कंप्लीट हो गई, इसको तो आप छोड़ दो, ये लाइन तो पूरी होगी ना। इसमें सर एस बचा, पहले वाले में देखें, अब खुद ही करेगा सर, ये रहा सऊदी अरबिया, इसको गोला करके एलिमिनेटेड करो, और एस को भी गोला करो। आई कह रहा है सर इंडोनेशिया, अभी मिले ना इंडोनेशिया के पीएम से पीएम साहब। सर ये रहा आपका इंडोनेशिया, राजधानी बोलते जाएंगे बाद में, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंडोनेशिया एलिमिनेटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में टर्की, ये टी, ये टर्की हो गया, देखना नाम शब्द हो गया, चेंज करना, टर्की है, स्पेलिंग देख लेना एक बार, आता है ये, ठीक है। ए से क्या आया? अर्जेंटीना, सर एलिमिनेटेड हो गया। अब क्या बचा? ओनली एस। क्या बचा? एस और एम, एस और एम। पहले एम को कर दो सर, मैक्सिको। एस से सऊदी अरबिया, कौन सा हुआ? सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, राइट है। एस से कौन सा आएगा? साउथ कोरिया। सर सब एलिमिनेटेड हो गया, केवल एक बच्चा यूरोपियन यूनियन। और अब आप इसके नीचे अफ्रीकन यूनियन और कर दो, इसके नीचे नया क्या ऐड कर दो? अफ्रीकन यूनियन, और लिख दो 2024, 2024। क्लियर है क्या? चलिए लेट्स सी लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी लिखो, अर्जेंटीना की लिखी है, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना आपको, रो वाइज, हाँ रो वाइज, प्लीज फास्ट।
आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगा, फिर आप मेरा वेट कर रहे हैं, आप पीछे हैं, पहले उसमें टाइप कर दीजिए। ब्यूनस आयरस, कैनबरा, ब्राजीलिया, ओटावा। आप उसमें लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यहां पे तो मैं लिख ही रहा हूं। बीजिंग, पेरिस। जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे उतना दिमाग घूमेगा, और जितना घूमेगा उतना फायदा आपको है। बर्लिन, नई दिल्ली, जकार्ता, रोम, टोक्यो, मैक्सिको सिटी, सियोल, रशिया की मॉस्को, सऊदी अरेबिया रियाद, साउथ अफ्रीका की 3 सर प्रिटोरिया, कैपटाउन, वॉलम फैंटन, टर्की अंकारा, यूके बोले लंदन, यूएसए वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मैं पेपर सेटर होता तो बोलता G20 में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आते हैं, तो G7 आता है, ब्रिक्स आता है, क्वाड कंट्री आता है, ये ध्यान रखना, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन G20 19 कंट्रीज, तो उसमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। और +2 टू जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, that is European Union and African Union. Got it? Now, अभी इसका समिट जो है G20 का ब्राजील चल रहा है, पिछली बार इंडिया ने कराया। किसने कराया? तो वो लिख लेना कि G20 का अभी 2024 का समिट तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2023 का समिट न्यू दिल्ली इंडिया ने कराया था। वहां था वसुदेव कुटुंबकम, और इस साल की थीम में आगे बिल्डिंग पीछे प्लेनेट है। डाउट क्लियर? आगे बिल्डिंग पीछे प्लेनेट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहां जाके खत्म होता है, ये है इटालिया। G7 का जो मैं आपके साथ में बता दिया था सम्मेलन, वर्ल्ड लीडर इसमें गए थे, पीएम साहब भी बैठे हुए हैं, देखिएगा अलग से नजर आ रहे हैं, नरेंद्र जी मोदी, ठीक है। और ये बता चुका हूं मैं आपको G7 के बारे में, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हम लिख सकते हैं कि G7 इटली 2024, 2025 कनाडा अल्बर्टा, बट G27 2023 में कहां हुआ? जापान। कहां हुआ? जापान। वो भी आपको याद होना चाहिए। 2023 में कहां हुआ? जापान, ठीक है। जापान के हिरोशिमा। कहां हुआ? हिरोशिमा, ठीक है ना। वो सर की जो ट्रिक थी ना, वो ऐसे नहीं बनी थी जो ये मेरी बहनें बोल रही थी JICF U2G, क्योंकि इससे सबके सब समिट इस तरह से दिखता है। जैसे अभी इटली में 2024, कनाडा 2025, तो ऑब्वियसली इससे पहले क्या आ रहा है? जापान, तो वो क्या आएगा? 2000। इससे पहले यदि मैं 2022 बोलूं तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? जर्मनी। अरे भाई रिवर्स ही तो घूमेगा। क्लियर है क्या? अब मैं यदि इसको देखने के बाद 2026 नहीं बोल सकता क्या? क्या होगा? फ्रांस। तो आपको प्रोस्पेक्टिव भी दिख जाएगा, समझो क्या? इसलिए ट्रिक JICF U2G तो किसके लिए अपन यूज करते हैं? कॉन्फ्रेंस के लिए, समिट के लिए। बट एक्चुअल में जो इसकी ट्रिक होती है वो वही है GF जूस। क्या लेना है? GF जूस। और वो GF का नाम क्या है? सीता। गुरुजी सीता अब FCI SSC में जॉब करती है, वो G20 हो जाएगा। डाउट क्लियर? एक 1999, एक 1975। टू बी अलर्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन है, रिसेंटली
Which country recently launched a global energy efficiency alliance at COP29? अभी तो खत्म हुआ है COP29, कहां खत्म हुआ, वहां आंसर भी दे रखा है, ऐसे आएगा आपको राइट क्या करके आना, क्या इसमें राइट है क्या इसमें कुछ है क्या, इसका है ही नहीं सर, बाकू। फिर सर इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ए ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29, ये मैंने आपके लिए दिया। यदि आपने पढ़ा है COP29 कल का देखा तो एक सेकंड में बता देंगे कि किस देश ने वहां पे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस COP29 के अंदर बोला है। क्या इसका आंसर यूएस है, क्या इसका आंसर चाइना है, क्या इसका आंसर यूएई है या इंडिया है? जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है COP29 कहां आयोजित हुआ, यदि वो होता तो अब तक तो आप आंसर क्या दे देते, बाकू अजरबैजान। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता तो भी आप आंसर दे देते। देखना, मैं पूछता कि सर पिछली बार कहां आयोजन हुआ, तब भी आप दे देते, है ना। पिछली बार कहां आयोजन हुआ, ये रहा सर, यूएई दुबई, COP28 2023 में, और 2024 में कहां आयोजित हुआ, बाकू अजरबैजान। और अगली बार जो COP30 हो रहा है, COP30 कहां आयोजित होगा, कल ही बताया मैंने, बेलम ब्राजील, बेलम ब्राजील, ये 2025। बताइए आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों याद है या नहीं है COP के भी, 2023, 2024 और 2025, इसमें मार्क नहीं करना। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो अभी भी यही है, आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। Which country recently launched a global energy efficiency alliance at COP29? जो अच्छा लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। यूएसए, चाइना, ये जरूर कह सकता हूँ यूएई, इंडिया, इन चारों में से एक है। जो राइट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने कहा आज की क्लास कुछ अलग होगी, कुछ ना कुछ आपके लिए भी होगा। ये बेलम का मैंने आपको बता ही दिया, 2025 में COP30 बेलम के अंदर होगा। बेलम ब्राजील में आता है, बेलम कहाँ आता है, ब्राजील। और UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, जो 1992 में बना। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का नाम है साइमन स्टिल ओ ग्रेंडा। बहुत अच्छी खबर है, अमेरिका ने आखिरकार हमारे पुराने इतिहास के 1400 जो आर्टिफैक्ट थे इंडिया के, वो रिटर्न कर दिए, जो लगभग $10 मिलियन के हैं। कितने के हैं, $10 मिलियन रोज के। ये एक अच्छा संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि शपथ 20 जनवरी को लेंगे, कब लेंगे, 20 जनवरी को, लेकिन उससे पहले इंडिया और अमेरिका के एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। पुराने जमाने के ऐतिहासिक जो चीजें हमारी भारत से, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जो कहां चल गई थी, अमेरिका, आखिरकार वो $10 मिलियन वर्थ के एंटीक्विट्स यूएस ने किसको रिटर्न कर दिए बेटा, इंडिया को। और इनकी संख्या 1400 के आसपास बताई जाती है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी काफी चर्चा में। Which country recently returned over the 1400 looted, है ना, artifact to India? Your answer is USA. Your answer is USA. इससे पहले वाले की आप राजधानी खुद ही लिखते जाएंगे, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, चाइना की बीजिंग, यूएई की अबू धाबी और इंडिया की न्यू दिल्ली। और यहां जो है इसके भी आप राजधानी स्वयं बोलेंगे। बोले यूके की क्या आएगी, यूके की क्या होगी, लंदन, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, फ्रांस की पेरिस और जर्मनी की बर्लिन। तो लगभग आपको कंट्री कैपिटल वाला चैप्टर तो मुझे कराने की आवश्यकता नहीं होगी। देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको पता है इफ्फी हो रहा है, इफ्फी में जूरी बने हैं, ये कौन है आपको देख के बताना है, आशुतोष गौरी का। अलर्ट हो, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। Who has been appointed as the chair of the international jury for IFFI 2024? मेरे क्वेश्चन 3 देखते कौन सही देता है। इफ्फी का कौन सा एडिशन भारत के किस राज्य में होगा, तो स्टेट तो आपने बता दिया सर, गोवा। ये कौन सा एडिशन है, 55वां 2024, और कहां पे आयोजित हो रहा है, गोवा। मेरा क्वेश्चन आपसे,
आशुतोष गौरीकर सर को तो एज अ जूरी बताया है ना। आशुतोष गौरीकर की उस मूवी का नाम बताएं जो कि आमिर खान ने रोल प्ले करा। वेरी गुड, एक्सलेंट। लगान जानी मानी मूवी में से एक है आशुतोष गौरीकर की। राजकुमार हिरानी की बेस्ट मूवी का नाम बताएं, मैं पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से, जो कि चेतन भगत के किसी उपन्यास पे आधारित है। थ्री इडियट, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल सही है, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। जो द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है, आमिर खान ने जिसमें रोल प्ले करा थ्री इडियट में, उसके डायरेक्टर कौन है? राजकुमार हिरानी। अनुराग कश्यप की कोई अच्छी मूवी का नाम बताएं। वेरी गुड, द गैंग ऑफ वासेलपुर। एज योर काइंड इंफॉर्मेशन, एसएससी का क्वेश्चन है, आप हंस रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है द गैंग ऑफ वासेलपुर के। हाँ, अनटोल्ड स्टोरी एमएस धोनी में धोनी की बहन का रोल किस नायिका ने प्ले करा? यस, भूमिका चावला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जैसा आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा, पुष्पा 2 के डायरेक्टर का क्या नाम है? ये लो, पिक्चर का वेट तो सभी कर रहे हैं, डायरेक्टर का नाम ही नहीं जानते। अरे वाह यार, अल्लू अर्जुन को हीरो बनाने वाला वही है, वही डायरेक्टर है जो अल्लू अर्जुन को हीरो बना के लेके आया। जानता कौन था? वही डायरेक्टर है। कौन है? यस, राइट है, सुकुमार। 100% राइट बेटा, नॉलेज वहां पे भी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता जीए का मतलब क्या था, जनरल अवेयरनेस, आपको नॉलेज है या नहीं है। अच्छा, बाहुबली का डायरेक्टर कौन? एसएस, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएस राजामौली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएंगे सूरज बड़जात्या की मूवियां किस बैनर तले बनती है? वाई डियर, राइट है, राजश्री। सूरज बड़जात्या की जितनी मूवियां बनती है राजश्री प्रोडक्शन के बनती है। क्या आप रेड चिली किसका प्रोडक्शन? वेरी गुड है, द किंग खान, शाहरुख खान। ओके, क्या आप बताएंगे आमिर खान जी की पत्नी की कौन सी मूवी ऑस्कर में गई? लापता लेडीज, राइट है। क्या एक और मूवी इसमें गई, उसका क्या नाम है? एक और मूवी अभी शॉर्ट मूवी के अंदर गई है, बताया था ना उसने, कौन सी मूवी गई है? अभी कौन सी गई है? लापता लेडीज के अलावा कल परसों पढ़ाया मैंने। चलिए, तो द गैंग ऑफ वासेलपुर। संजय लीला बंसाली की, जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें चित्तौड़ के साखे का वर्णन है, पद्मावत। 1303। अंतिम रावल शासक कौन? रावल रतन सिंह। और विश्व सुंदरी मां कौन हमारी? पद्मावती। ठीक है, 1301 से, बिल्कुल। पद्मावती राजस्थानियों की मां का रूप है, ऐसा जौहर कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग उसको माता के रूप में पूछते हैं। आज भी यदि आप चित्तौड़ जाते हैं तो पद्मनी महल जब आप देखते हैं और जौहर कुंड देखते हैं तो आंखों में से आंसू आते, वो चीखें अभी भी सुनाई देती है। और बिल्कुल अच्छा पिक्चराइज करा है पद्मावत मूवी को संजय लीला भंसाली ने। ये पद्मावत एक उपन्यास है जो लिखा गया है मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। लगा हुआ क्वेश्चन है, लिख लो, एसएससी का क्वेश्चन है। पद्मावत उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? मालिक मोहम्मद जायसी। 1540 में लिखा इसने, ठीक है, और जबकि घटना हुई 1303 में, और लिखा कब? 1540। अब क्वेश्चन ये आता है, गुरुजी ये मालिक मोहम्मद जायसी कौन था? साहित्यकार। कौन से शासक के समय का साहित्यकार है? हिंट दे सकता हूं, पहले सुने, गलत हो जाएगा बोस। सुने, ये वो अफगान शासक है कि जब दिल्ली पे आया तो वहां हुमायूं था, और हुमायूं से डर के भग गया, और हुमायूं 2 बार किंग बना। आ चुका पीछे से नाम, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का साहित्यकार था मालिक मोहम्मद जायसी। इसका था
शेरशाह सूरी, अकबर नहीं आएगा। क्या लिख के आना है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं दिल्ली छोड़ के वापस चला गया। शेरशाह सूरी अफगान शासक। कौन सा शासक? अफगान शासक। और उसके कार्यकाल के अंदर थे मालिक मोहम्मद जायसी। राइट है कार्यकाल। हाँ, क्योंकि अकबर, देखो आपका कहना है कि सर अकबर का कार्यकाल भी लगभग इसका ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद में आपको पता हो तो हुमायूं। कौन आएगा? हुमायूं। राइट है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। शानदार, मजा आ गया बॉस। ऐसा सब स्टेट को करना चाहिए। सैल्यूट है इस स्टेट को। और ये स्टेट वही स्टेट है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। और वैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है, आरएस बना दो इनको। चलिए आपके लिए बता दूं, साउथ का तमिलनाडु ने पहली पहल करी है। स्टालिन सर को धन्यवाद है, ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन, ठीक है ना। हाँ, स्टालिन। तो विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस ए कलर कोडेड टैक्स सिस्टम फॉर पेशेंट अटेंडेंट्स इन हॉस्पिटल। हमें कैसा पता चले कि कैंसर का रोगी है, हमें कैसा पता चले कि कौन से रोग का? तो उसके लिए अब रोगों को भी कलर दे दिया गया है, और वो रोगों के कलर वाले केवल डॉक्टर जान पाएंगे, ताकि उसकी बीमारी को ओपन ना किया जाए। समझ गए आप? चलो मेडिकल स्टाफ ही जान सकता है उस कलर को। इसके लिए कहा गया, ये पहली पहल की गई है, बहुत अच्छी पहल है, और ये तमिलनाडु ने करी। किसने करी है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर पहली बार ये पहल हुई है। यहाँ देखिएगा अलग अलग कलर के बेड होंगे, जो बेड होंगे ना उस कलर से इसको, किसी को ग्रीन दिया है, किसी को रेड दिया है, किसी को ब्लू दिया है, किसी को पिंक दिया है, वो कलर उसमें मेंशन है। अभी अपने क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये किस कलर का होगा, अपने तो क्वेश्चन ये आएगा किस राज्य ने इसकी शुरुआत करी? तमिलनाडु। मेरा क्वेश्चन आपसे, इस तमिलनाडु की राजधानी बताएं। चेन्नई। चेन्नई में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? कुडनकुलम, जिसको कलपक्कम भी बोलते हैं, ये परमाणु संयंत्र है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलोर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? आइए, जब भी लिखते हैं सर इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केरला की राजधानी क्या है? केरला के अंदर सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहां कहां स्थित है उनके नाम बताएं। कन्नौर। ये चौथा आप देख के बताएंगे क्या? कोझिकोड इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कोझिकोड। इसकी ट्रिक होती है आरआरआर की तरह के अपॉन टी। K4 कर लो ना, के केरला, के कोच्चि, के कन्नौर, के कोझिकोड और टी त्रिवेंद्रपुरम। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला केरल। केरल को किस उपनाम से जाना जाता है? केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि किस निकनेम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। डाउट क्लियर? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आपको आंध्र प्रदेश स्थित उस मंदिर का नाम बताना है जो अपने प्रसाद के चक्कर में अभी तिरुपति। तिरुपति। यहां का क्लासिकल डांस बताना है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी। कथकली ऊपर है बेटा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यहां आप बोलते ना बेटा कथकली, तो आपका राइट जाता। और यहां पे आप भारतनाट्यम बोलते तो आपका 100% क्या जाता? भारत नाट्यम बोलते तो 100% क्या जाता? सही। कर्नाटक का क्या करके आते जी, यदि मैंने आपसे पूछा तो? यशोगान। क्या करके आते? यशोगान। तो बिल्कुल सही जाता। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन है और उसके आंसर है 100% का क्वेश्चन है बैंक का।
केक चेंज हो गए, पर अनाउंस हो गए नए केक। देखो कितने चेंज हो गए, सीजीआई चेंज हो गए। 51वें नंबर के सीजीआई कौन बने? संजीव खन्ना। कौन बने? संजीव खन्ना। और उधर हमने देखा 16वें नंबर के फाइनेंस कमिश्नर अरविंद जी पनगड़िया। अरविंद जी पनगड़िया, चेंजेस हुए ना। फिर फाइनेंस सेक्रेटरी भी चेंजेस हो गए। क्या नाम था फाइनेंस सेक्रेटरी? कल ही पढ़ाया मैंने आपको। क्या नाम था? इधर की साइड में फोटो थी उनकी, तुमिला, टी से नाम था। अरे भाई बताइए कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी? फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, दोनों बताया मैंने। कौन थे फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी? लिखिए। भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी जो टीवी सोमनाथन की जगह है, उनका नाम लिखिए। और रेवेन्यू सेक्रेटरी का नाम लिखिए, कौन है? मात खा रहे हो ना? पता चल रही है ना कहां पे दिक्कत हो रही है? तो ही कांता पांडे, राइट है, टीके पांडे। अभी हाल ही के अंदर महिला कमीशन आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया? द चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया। 100% वाला क्वेश्चन। तू ही कांता पांडे, जिसको हम बोलते हैं टीके, ये तो एफएस है। 51वें नंबर के सीजीआई संजीव खन्ना। 17वें नंबर के, सॉरी 16वें नंबर के एफसी फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। नए केग सामने ही है, मिस्टर संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। एनडब्ल्यूसी नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन, क्या नाम है मैम का? पूरा नाम बोले, बोले जी। क्या हुआ? पता चल रहा ना आप कहां मात खा रहे हो? कमियां पता चल रही ना इस क्लास में। पढ़ाने का तरीका चेंज करने का फायदा हुआ ना। हर बार तो सर आप ही पढ़ाते थे, मुझे भी तो पता चला है, अब भी बताया मैंने, तो नहीं बनी है बिल्कुल। हाँ हाँ, विजय किशोर बोला आगे, बिल्कुल सही है। जिसने विजय किशोर बोला उसका पहले तो वैसे ही सही हो गया, क्योंकि सरनेम से मेरे को लेना देना नहीं है। सरनेम अजीब सा है, राहत कर, राहटकर, विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर बनी है नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन, नहीं। ठीक है, और केक को देखते हैं अब, इसको डिटेल से प्लीज। अलर्ट रहना प्लीज, अलर्ट। आराम से इसके आर्टिकल मुझे बताना कहां से कहां तक है। क्या 148 से 151 के बाद जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कहीं आर्टिकल में वर्णन है क्या? नॉर्मली तो 148 से कितना है, 151। क्या इसके बाद में भी किसी आर्टिकल में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, स्पेलिंग पे ध्यान से देना। ये नए बने मिस्टर के संजय, कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। 16वें नंबर के फाइनेंस कमिश्नर और 16वें नंबर के क्या है, केग। ध्यान से सुनना। अब ये जीसी मुर्मू का स्थान ले रहे हैं। किसका स्थान ले रहे हैं? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। फुल फॉर्म देखिएगा, यहां मात खाते लोग, इसको कंट्रोलर बोलते हैं, जबकि होता क्या है, कंट्रोलर, पी आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब क्वेश्चन आता है, गुरुजी होता कौन है ऑडिटर? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। मैंने भी पूछा क्या 148 से 151 के अलावा भी किसी आर्टिकल में केक का वर्णन है? बिल्कुल है, 279। और ये क्वेश्चन अब भी लगा जस्ट, बच्चे रटे हुए रहते हैं 148, 149, 150, 151। सुनिएगा ध्यान से। तो केक जो कहलाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये क्वेश्चन लगते हैं 148, 149, 150, 151। 152 से तो गवर्नर स्टार्ट हो जाता है।
कौन स्टार्ट हो जाता है? गवर्नर, जिसको आप राज्यपाल बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा ध्यान से देखना, पॉलिटिक्स का पार्ट भी कवर हो रहा है और ये मैं बार बार नहीं करूंगा। 148 में केक को डिफाइन कर रखा है कि वह एक इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, एक एग्जीक्यूटिव है यानी काम करने वाला है, एंड आल्सो कवर्ड देयर अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट आता है, उसकी ऑथ आती है, शपथ कौन दिलाता है, और उसकी सर्विस की क्या क्या कंडीशन होती है। अब यहां मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केक जो कहलाता है वो सीए कहलाता है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का क्या होता है? सीए। सबसे पहला जो केक बनाता होता नरहरि राव। पहले जो बने थे वो कौन थे? नरहरि राव। 16वें नंबर के जो वर्तमान में अपॉइंट किए गए हैं के संजय मूर्ति। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा? नर ही बनाता है हरि की मूर्ति, नर ही बनाता है हरि की मूर्ति केक पे। आजकल केक का चलन ज्यादा चल गया ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, समझ रहे हो क्या आप? वो केक से बन जाएगा केक, तो नर ही बनाता है हरि की मूर्ति, तो नरहरि तो फर्स्ट नंबर पे, और जिसके पीछे मूर्ति आ जाए वो 16वें नंबर पे। कौन से नंबर के? और इस 16 को 16 से एसोसिएट करा दो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अरविंद जी पनगड़िया। जो एन के सिंह का स्थान ले रहे हैं वो एन के सिंह का, नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह, और ये ले रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का। डाउट क्लियर है क्या? और ये 51वें नंबर के सीजीआई ने जो स्थान लिया है डीवाई चंद्रचूड़ का, जो है संजीव खन्ना। और एनडब्ल्यूसी की जो चेयरमैन महिला बनी है विजया किशोर राहटकर, इन्होंने किनका स्थान लिया? इन्होंने किनका स्थान लिया? ऑप्शन सुमन शर्मा। शर्मा नाम तो है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इससे पहले जो महिला अध्यक्ष थी ना उसका नाम सुमन शर्मा था। क्या नाम था? सुमन शर्मा। उनकी जगह मिली है विजय किशोर राहटकर। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, शपथ भी वही दिलाता है, कंडीशन ऑफ सर्विस भी वही होती है इनकी। ये एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, सीए होते हैं 148 के तहत, और इनके पास में लेखा जोखा होता है 266(1) का, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। क्या कहलाती है? भारत की संचित निधि, जिसमें से पैसा निकालने का हक केवल किसको है? प्रेसिडेंट को। उसका पूरा हिसाब किताब लेखा जोखे का ऑडिट कौन करता है? केक। आर्टिकल 149 में ये आउटलाइन दे रखी है केक की ड्यूटीज। क्या है? ड्यूटी एंड पावर। केवल इसमें ड्यूटी एंड पावर का है, और इसका अकाउंट्स का रिलेशन यूनियन का तो है जो है, ये स्टेट या कोई अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी का भी हिसाब ले सकता है कभी भी आके, आप मना नहीं कर सकते। आरबीआई का लेने आ गया, देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का है, सेबी का आ गया, देना पड़ेगा। किसी भी स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी का हिसाब लेने आ सकता है इसकी कभी भी, जिसको हम बोल सकते हैं आरबीआई की, सॉरी ऑडिट, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑडिट करने आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या बताता हूं। पहले में तो केवल इसका अपॉइंटमेंट और ऑथ है। जब मुझे आप अपॉइंटमेंट एंड ऑथ करोगे तो अगले में मेरी ड्यूटी और पावर दोगे नहीं दोगे? तो दूसरे में क्या जाएगा? ड्यूटी और पावर। इसके बाद में तो 149 ही आएगा सर, रैंडमली आ रहा ना, क्लियर है? उसके बाद 150 जो आ रहा है उसमें क्या प्रिस्क्राइब है? प्रेसिडेंट कैन प्रिस्क्राइब दैट द फॉर्म ऑफ द अकाउंट फॉर यूनियन एंड स्टेट बेस्ड ऑन द केक एडवाइस। प्रेसिडेंट बुलाएगा, एडवाइस किससे लेगा? केक से, और वहां बताएगा कि स्टेट और सेंट्रल के कौन कौन से अकाउंट्स की आप ऑडिट करनी है, और बताता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन एडवाइस किससे लेता है? केक से। वो 150 है। तो उसको याद करने का तरीका देखो, एक ही व्यक्ति तो है अपने यहाँ पे सबसे बड़ा, कौन? प्रेसिडेंट। वो केक से 50-50 एडवाइस लेता है कौन कौन सी जो है डिपार्टमेंट की अपन को क्या करनी है? ऑडिट। क्लियर है? 151 मेरा क्वेश्चन है, लगा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 151 के अंदर जो है रिपोर्ट परमानेंट आता है। केग अपनी रिपोर्ट किसको करता है? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। स्टेट वाली तो किसको करेगा? गवर्नर को। और सेंट्रल वाली किसको करेगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि पहला व्यक्ति राज्य में कौन है? गवर्नर। देश में कौन है? प्रेसिडेंट। नेचुरल है, तो उनको अपनी रिपोर्ट देगा। वो मस्ट देम ले देम बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। वो लोकसभा और राज्यसभा में जाने से पहले इनको देगा, वो इसको देखेगा, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन कहां होगा? दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा। यदि यूनियन लेवल पे हुआ तो
और सेंट्रल लेवल पे हुआ तो लेजिस्लेचर के अंदर। डाउट क्लियर है? गवर्नर करेगा। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है केग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? सेंट्रल की होगी तो किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। और स्टेट की होगी तो किसको सौंपेगा? गवर्नर को। डाउट क्लियर? इसका वर्णन है 151 रुपए लो और रिपोर्ट दो। कितने रुपए लेने? 151 रुपए की पावना को सीख देते ना मारवाड़ी में, शगुन के। तो 151 रुपए लो और रिपोर्ट दो। 150 में उससे एडवाइस लो, 149 में उसके पावर एंड ड्यूटी करो, और 148 में उसको अपॉइंट कर दो और दिला दो। हो गए ना केक के सब कंप्लीट। बट सर 279 क्यों? अरे एक ये लफड़ा है, इसको देखो। ये आया हुआ है नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट होगा जो कैलकुलेशन करते ना, ये स्टेट को कितना दिया जाएगा केग, ये किसके साथ में बैठ के करता है? ये बैठ के करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, एफसीएन। जो अरविंद जी कौन है? पनगड़िया। अब तो अरविंद जी पनगड़िया है ना, और इधर की साइड में कौन करेगा? मिस्टर मूर्ति। हाँ, संजय मूर्ति अभी याद है, एग्जाम में भूल गया तो के संजय मूर्ति। ठीक है, तो मूर्ति से आप राइट कर देना। ठीक है क्या? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाऊंगा। चौधरी ने पूछा था आते कि सर आर्टिकल 76 किसके रिगार्डिंग है? आर्टिकल 76 भारत सरकार के वकील के रिगार्डिंग है, और उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। ये भारत के वकील है। भारत के कौन है? एग्जाम में भूल जाओ तो वेंकटेश मंदिर, वो वेंकट रमनी याद हो जाएगा। वेंकटेश मंदिर से वेंकट रमनी हो जाएगा क्या यार? अब मेरा क्वेश्चन जो हमेशा परमानेंट पूछा जाता है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। मैं तो मोतीलाल याद करता हूँ, मोतीलाल, चीमनलाल, सत्यवाला आता है, सत्तलवाड़ा, सत्तलवाड़ा, शीतलवाड़ याद कर लेना। इसको शीतलवाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतलवाड़। शीतल नाम की लड़की। तो मोतीलाल, चीमनलाल, शीतलवाड़ हो जाएगा क्या यार? पहले अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल का डिस्क्रिप्शन कौन से आर्टिकल में? 76 में। डाउट क्लियर? एक और इनके नीचे पोस्ट होती है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे, उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? क्या तुषार कपूर है क्या? पहले तुषार कपूर थे, वो है या नहीं, वो देख के आप आंसर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। कुछ स्लाइड रह गई है ना, कुछ स्लाइड रही है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस रीजन हम इसको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, उसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, वो तुषार कपूर से तुषार मेहता हो जाता है। वो गाना नहीं कि तुषार कपूर की आवाज में आंख मारे वो लड़की आंख मारे, उससे जल्दी याद होता है। गाना है ना उसमें। मैंने तो तुषार मेहता, तुषार कपूर